लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां यूपी में जल्द लगेंगे पेप्सिको के नए प्लांट। जहां प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में लगेंगे ये प्लांट। नए प्लांट के लिए 3,740 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित, तो वहीं चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में जमीन जो है आवंटित हो चुकी है। और देखिए, जल्द ही ये प्लांट लगेंगे। 5,500 से ज्यादा प्लांट। गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित, जहां चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में जमीन आवंटित हो चुकी है। यूपी में अब जल्द ही पेप्सिको के नए प्लांट लगेंगे और इसके माध्यम से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कदम, रोजगार बढ़ेगा। प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट और अमेठी में ये प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी चल रही है। नए प्लांट के लिए करीब 3,740 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। 5,500 से ज्यादा लोगों को इस दौरान रोजगार मिलेगा, जो कि बड़ा कदम होगा रोजगार की दिशा में। गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित, और इसी के साथ चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में जमीन आवंटित हो चुकी है। तेजी से कार्य चल रहा है इस ओर कि किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराया जा सके। और इसके लिए यह बड़ा कदम, जहां पेप्सिको के अब नए प्लांट लगाए जाएंगे, इसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। देखिए, चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में नए प्लांट के लिए करीब 3,740 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। तो वहीं 5,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित, साथ ही चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में जमीन आवंटित हो चुकी है। यानी कि तैयारी जो है, देखिए, युद्ध स्तर पर चल रही है कि किस तरीके से जल्द पेप्सिको के प्लांट जो हैं लगाए जाएं, और इसके लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। निवेश की भी तैयारी है इसके माध्यम से। और देखिए, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण रोजगार रहेगा, जिस दौरान करीब 5,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलेगा। तो ये बड़ा कदम, 5,500 से ज्यादा लोगों को रोजगार इससे मिलने जा रहा है आने वाले समय में। गोरखपुर में फास्ट ट्रैक मोड पर 45 एकड़ जमीन आवंटित, और इसी के साथ चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी में भी जमीन आवंटित हो चुकी है। यानी सभी तैयारियां कर ली गई हैं, और जल्द ही ये पेप्सिको के प्लांट लगा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से एक तरफ रोजगार, तो वहीं दूसरी तरफ निवेश के लिए बड़े आयाम खुलेंगे। और देखिए, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, और इसी कवायद में देखिए, ये कोशिश है कि बड़े से बड़ा निवेश को आकर्षित किया जा सके, निवेशकों को आकर्षित किया जाए, और इसके लिए ये बड़ा कदम। और लखनऊ से अगली खबर, जहां राज्यपाल से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि हमने कई मुद्दों पर राज्यपाल से बात की। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात हुई है, क्या अपडेट मिल रही है फिलहाल? आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे लगाए गए। आप बिल्कुल, आजम खान से जो अखिलेश यादव ने मुलाकात की राजभवन में राज्यपाल से, वो आजम खान के मुद्दे को लेकर के हुई। तमाम जो विधायक हैं इस समय निकल चुके हैं, अखिलेश यादव खुद निकल चुके हैं। निश्चित तौर पर आजम खान के ऊपर जो कुछ मुकदमे लिखे जा रहे हैं या फिर जो कार्रवाइयां हो रही, उनको लेकर के पूरी मुलाकात रही। निश्चित तौर पर इसके अलावा रविदास जी हैं विधायक। सर, क्या था मुद्दा, असल मुद्दा? समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लगातार फर्जी मुकदमे लगाना, उत्पीड़न करना, दमन करना और राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। हमने उन्हें ज्ञापन देकर कहा है कि आप हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करिए। ये सरकार दमन और जुल्म से जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। वक्त संपत्तियों को लेकर अखिलेश ने कहा हम उसके खिलाफ हैं, जांच होने, क्या इस पर कोई बात हुई? वक्त जो संपत्तियां हैं उस पर भी जांच करने के उन्होंने कहा है कि जो जांच हो रही है वो गलत है। निश्चित तौर पर ये रविदास जी थे, लखनऊ से मध्य से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और साफ तौर पर कहना कि मुद्दा वो था, जो चाहे वो कार्यकर्ताओं पर का दमन हो रहा हो या फिर जो कार्रवाइयाँ जो है आजम खान पर हो रही हो या फिर तमाम अन्य कार्रवाइयाँ हों, तमाम चीज़ों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा जो वक्फ की संपत्ति की जाँच होने जा रही है वो उसके खिलाफ है। निश्चित तौर पर
बड़ा ये बयान है कि वक्फ संपत्ति की जो जांच का आदेश दिया गया है वो उसके खिलाफ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज एक सियासी पारा चढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज मुलाकात की है राजभवन में राज्यपाल से, तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात की मायने कई सारे हैं, क्योंकि शायद गया कि सरकार उनकी कोई मदद नहीं करने वाले आजम खां के मामले में, ना ही जो उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है उस मामले में कोई सरकार की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाएगा। जिसके बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राजभवन का रुख किया था और राजभवन पहुंचकर उन्हें राज्यपाल से मुलाकात की। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने से ही कि आजम खां की वजह से वो मुलाकात करने कभी नहीं गए आजम खां से जेल में, और इस तरीके के आरोप उन पर लगते रहे हैं। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से वो पहुंचे हैं अब राज्यपाल के पास, यही मुद्दा लेके कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये रखेगा पार्टी के अंदर भी। बिल्कुल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर लगातार इस चीज का आलोचना लग रहा था कि वो आजम खां के मुद्दों को उतनी प्रमुखता के साथ नहीं उठा रहे। तमाम बार देखा जो मीडिया प्रभारी थे आजम खां के, उन्होंने बाकायदा सवाल किया था कि जब अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल लाठियां खाएगा, तो अब्दुल की मदद कौन करेगा? अब्दुल जब मिलने का कुछ वक्त होगा तो अब्दुल को पीछे क्यों किया जाता? सीधे तौर पर यह सवाल था अखिलेश यादव से कि चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का पद हो, जब उसको लेना था तो अखिलेश यादव आगे आ गए थे, तब आजम खां को पीछे कर दिया गया। लेकिन वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लगातार सवाल तमाम राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर खाने से ही सवाल उठता रहा कि अखिलेश जो आजम खां का मुद्दा था उसको बखूबी नहीं उठाया। कहीं ना कहीं धम धीम बंद शब्दों में ये चीज जो अब्दुल आजम खां के बेटे, उन्होंने भी इस चीज को कहा। शिवपाल ने इस सियासत को और गर्मी दी थी। सब शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था कि मुलायम सिंह यादव अगर चाहें, अगर उस संसद में धरने बैठ जाएंगे तो प्रधानमंत्री भी उनकी बात नहीं काट सकते। एक बड़ा एक इंडिकेशन था समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए कि अब जो उनका आजम खां का मुद्दा है उसको समय रहते उठाइए, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पिछले देखा जा रहा 3 से 4 महीने चुनाव के बाद से लगातार आजम खां के संपर्क में हैं, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और चाहे वो सदन रहा हो, चाहे विधानसभा रही हो या आज राजभवन रहा, हर जगह उस मुद्दे को लेकर के जा रहा है कि आजम खां पे जो मुकदमे लादे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं नरमी बढ़ती जाए। साथ ही साथ जो अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर जो मुकदमे हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नरमी बढ़ती है सरकार की ओर से। अखिलेश यादव ने विधानसभा में इस चीज को उठाया था कि जब अगर कोई काला झंडा दिखा देता है, काली पट्टी बांध के आ जाता है, तो इस तरह के उसको कहीं ना कहीं बड़े जुल्म में जेल भेजा जाता है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं। निश्चित तौर पर आज की मुलाकात पूरी केंद्रित रही आजम खां पे, आजम खां के इर्द गिर्द घूमती रही, और कहीं ना कहीं आजम खां की जो मुश्किलें हैं उनको कम करने की कोशिश आज अखिलेश यादव ने की। बिल्कुल, देखिए अश्विनी, कहाँ पहले ये मुद्दा उठा नहीं रहे थे अखिलेश यादव और अब उठाया है तो सीधा राज्यपाल तक वो पहुंचे हैं। फिलहाल किस तरीके से आगे इसकी तरफ से आगे वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। और अब बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। थोड़ी देर में होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू, जहां विधायक, यूपी सरकार के मंत्रियों का सदन पहुंचना जारी है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा सत्र की कार्यवाही में पहुंचे हैं। सपा विधानमंडल दल मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी पहुंचे हैं। तो देखिए, मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, 23 तारीख, और इस दौरान क्या चर्चा होती है इस आखिरी दिन, ये देखना होगा। फिलहाल लगातार सदन में सरकार के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा सत्र की कार्यवाही में पहुंचे हैं। सपा विधानमंडल दल मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी पहुंच चुके हैं। और देखिए, अब से कुछ देर बाद ही कार्यवाही जो है शुरू होगी, और हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। और ऐसे में इस हंगामे के बीच भी क्या चर्चा रहती है, किस तरीके से जनता के लिए उपयोगी बनाती है इस आखिरी दिन के सत्र को, सदन में क्या चर्चा होती है, क्या मुद्दे उठते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इससे पहले देखिए सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं। साथ ही सपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और देखिए, कल खास तौर से महिलाओं के लिए सत्र रखा गया था, विशेष तौर पर ऐतिहासिक वो दिन रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में महिलाओं के मुद्दे उठे। और आज क्योंकि आखिरी दिन है, ऐसे में क्या मुद्दे उठाए जाते हैं आखिरी दिन, ये देखना होगा। और हंगामे की भेंट, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष वर्सेस सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ देखने को मिल रहे हैं। कार्यवाही की शुरुआत में, यानी कि मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही
सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव स्वास्थ्य के मुद्दे पर देखिए सभी ने देखा किस तरीके से दोनों के बीच तीखी नोकझोंक रही सदन में भी, और इसके बाद लगातार कई अहम मुद्दे भी सामने आए। महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे रहे, और इसके बाद जब आज आखिरी दिन है, क्या मुद्दे रहते हैं सदन में जो उठाए जाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी पहुंचे हुए हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अब से कुछ थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही और आज आखिरी दिन है, क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं? ऐसे मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद अभी एसके तक संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही और बेहद ही ज्यादा अहम, क्योंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी हुई है इस खास सत्र पे कि आखिरी दिन क्या चर्चा का विषय रहता है और किस तरीके से जनता के लिए उपयोगी इस पूरी कार्यवाही को बनाया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। और देखिए आपसे कुछ देर पहले ही किस तरीके से अहम मुद्दे उठाए जा चुके हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं एसके का, हमारा संवाददाता जुड़ गया हमारे साथ। एसके, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आज आखिरी दिन है सत्र का और ऐसे में क्या बड़े मुद्दे आज गूंजेंगे? फिलहाल हंगामा होने के भी आसार है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो छोटा सत्र था 5 दिनों का, जिसमें अंतिम दिन है आज, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, दूसरे दल हो, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों, विधायकों को, जो सत्ता पक्ष के हैं या जो सहयोगी दल के हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए, जो चीजें हैं उनको लेकर आए, जो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके जवाब दिए जाए। हालांकि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो विभिन्न दलों के नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब तक अगर हम देखें तो कांग्रेस की विधानमंडल दल नेता राधा मिश्रा मोना पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा मनोज पांडे जो कि मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के, वो भी पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन की कार्रवाई में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी यहां पहुंचेंगे, चूंकि वो राज्यपाल से मुलाकात करने गए हैं और उसके बाद यहां आएंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे से हमने बात की। उनका कहना था किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन जुड़े हुए मुद्दों को आज हम सदन में रखेंगे और इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर कर रखी गई थी, कई विभागों के जो हानियां हैं वो भी इसमें बताई गई हैं, उन चीजों को लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं पर, चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो, उन पर जो लगातार मुकदमों की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी बात रखेंगे। और सपा प्रतिनिधिमंडल इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से भी मिलने गया है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज सदन में बात रखेंगी और उन्होंने सदन में अपना जो प्रश्न है वो भी इसी मुद्दे को लेकर लगा रखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं या जो दूसरे अपराध हैं, हत्या के मामले हैं, एनसीआरबी का जो डेटा अभी जारी हुआ था, उन सारी चीजों को लेकर आज सदन के पटल पर कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। तो हम देखें तो लगातार कहीं न कहीं सदन के अंतिम दिन सभी का पहुंचना जारी है और एक कोशिश भी होगी सरकार की कि अंतिम दिन चीजों को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जाए। बिल्कुल। और ऐसे देखिए हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राज्यपाल से उसने मुलाकात की है और खासतौर से आजम खां का मुद्दा उठाया गया है। इस दौरान जो जानकारी मिली है ये कहा जा रहा है कि आजम खां पर किस तरीके से झूठे आरोप लगाए गए, इसका मुद्दा उठाया गया है। तो आज सदन के आखिरी दिन भी क्या इसको लेकर घेरने की कोशिश हो सकती है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से?
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कल की कार्रवाई में भी अखिलेश यादव की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था कि लगातार आजम खान और जो बाकी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर मुकदमे हो रहे हैं और उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने पक्ष रखा था। उन्होंने बताया था कि जो भी कार्रवाई है वो नियमता हो रही है और पुलिस सारी चीजों को अगर हम कहें कि देखने के बाद जो भी तथ्य हैं, जो गवाह हैं, उनके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। सरकार किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई इंटेंशनली नहीं कर रही है। ये सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं थे और आज वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और वहां पर भी ये बात वो रखेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंतिम दिन भी है, तो बिल्कुल बेहद ही खास ये आज का सत्र रहेगा, क्योंकि देखिए छोटा सत्र था और ऐसे में इस आखिरी दिन क्या मुद्दे उठाए जाते हैं इसको लेकर नजर बना के रखिएगा इसके। आप फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे, जहां लखनऊ पुलिस को गिरधारी एनकाउंटर में क्लीन चिट मिली है। जज पंकज कुमार जायसवाल जांच टीम के अध्यक्ष थे। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की। गिरधारी की कठोता चौराहे के पास गिरफ्तारी हुई थी। ठेकेदार की हत्या मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था। जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जिस पूरे मामले में अब देखिए पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, एनकाउंटर को क्लीन चिट मिल गई है। खास तौर से गिरधारी की कठोता चौराहे के पास गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ठेकेदार की हत्या मामले में आपको बता दें पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हुई। और जब अस्पताल उसको लेकर पहुंचे तो राम मनोहर लोहिया के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस पूरे मामले की जांच हुई और देखिए जांच के बाद लखनऊ पुलिस को गिरधारी एनकाउंटर में क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये ऑन द स्पॉट ऐसे हालात बने कि एनकाउंटर की वजह से, जवाबी फायरिंग की वजह से उसको गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो इस पूरे मामले में देखिए बाकायदा जांच हुई और जांच के बाद लखनऊ पुलिस के इस एनकाउंटर को क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर, गिरधारी एनकाउंटर में लखनऊ पुलिस को क्लीन चिट मिली है। ठेकेदार की हत्या मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था और इस दौरान जवाबी फायरिंग में गोली लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। और चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पर्यावरण के मंत्री हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का विषय है, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है।
भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हम जब छोटे थे तब हमको बताया जाता था कि महात्मा गांधी जब पिछली शताब्दी के प्रारंभ में साबरमती आश्रम में रहते थे, और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, भरपूर पानी रहता था। उसके बावजूद भी अगर किसी को गांधी जी ने देख लिया कि पानी को बर्बाद कर रहा है, तो गांधी जी उसे टोके बिना रहते नहीं थे। इतना पानी सामने होना था, फिर भी पानी बर्बाद नहीं होने देते थे। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो, और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं। अपने परिवारों का संस्कार है, और ये कोई कंजूसी नहीं है, ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है। ये कोई कंजूसी के कारण लोग एक ही चीज 10 बार उपयोग करते, ऐसा नहीं है। ये सभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने घर में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से क्या हो रहा है जरा ढूंढ के ले आओ, हर बच्चा ढूंढ के ले आएगा, कॉन्शियसनेस आएगा कि इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर एमएसएमई तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने, अपनी भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की है। अब क्या राज्यों में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाभ उठाने के लिए कोई रोड मैप बना क्या? उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमेंट। और अब सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, आपको जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। संस्कृत के बच्चे भी संस्कृत पढ़ने नहीं जा रहे, गुरुजन को कोई सम्मान सरकार नहीं दे रही है। संस्कृत यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में बजट दिया था, हम कहते हैं 200-300 करोड़ रुपए क्यों नहीं देती है सरकार। अगर सरकार 1000 करोड़ संस्कृत यूनिवर्सिटी को दे दे तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सब बच्चे संस्कृत पढ़ने लगेंगे। अपना काम नहीं करना है, चुनाव का निशाना है कि कैसे समाज में दरार डाल के रखें। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।